जो मानव इस संसार में अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही व्यक्ति वास्तव में महान है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम लेकर आए हैं और यह आपके नॉलेज बेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। हमारे साथ हैं दलवीर डागर जी। नमस्कार भाई साहब, राम राम सभी को, तिरछी बात चैनल देखने वाले को। और दलवीर डागर जी हैं हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि पलवल से हैं और ये अपनी बात आपके बीच में रखना चाहते हैं, जो कि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, जो ड्राइवर और कंडक्टर उनके हक को दिलाने के लिए, और आज आपके बीच में अपनी बात आपके जरिए आपके बीच में कहना चाहते हैं। तो इनसे हम यहाँ पे बात करेंगे और आपको पता है हम किसी भी मुद्दे के ऊपर सवाल जवाब के माध्यम से चर्चा करते हैं, उनसे सारी चीज़ें उस माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल करूँगा और भाई साहब जी इन सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले 2018 अक्टूबर में रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी किलोमीटर स्कीम के विरोध में। तो इस विषय के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि किलोमीटर स्कीम का विरोध क्यों किया गया था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके साथ उस समय कितने लोग थे जब आपने विरोध किया था? ऐसा है सुदेश जी, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मेरे को मौका दिया, यहाँ पे आने का मुझे मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि 2018 में अक्टूबर के महीने में हड़ताल की गई थी सरकारी कर्मचारियों द्वारा, और उस हड़ताल में किलोमीटर स्कीम का विरोध किया था उन लोगों ने कि सरकार किलोमीटर स्कीम की बसें चलाने वाली थी, मतलब एक इसे ठेके में देने वाली थी। सरकार के जो अपने जो चहीते आदमी थे उन्हें रोडवेज की बसें किलोमीटर स्कीम के तहत देने वाली थी, और उसी विषय में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। तो सरकार के कहने से हमें उस स्ट्राइक के दौरान बुलाया गया था। हम प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे थे, जैसे कि कोई तो स्कूल की बस चला रहा था, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, कोई अपना कोई स्कूल में कोई कुछ लगा हुआ था। तो एमरजेंसी के हालात बने हुए थे हरियाणा के अंदर, एमरजेंसी जैसे हालात बने हुए थे। सरकार, बीजेपी सरकार घुटनों पे आई हुई थी और बिल्कुल कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सरकार गिरने वाली थी और राष्ट्रपति शासन लगने वाला था। बिल्कुल बहुत त्राही त्राही मची हुई थी, लोग परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान थे। और उस टाइम पे हमें बुलाया गया सरकार के कहने से, जैसे कि डीसी साहब है, डीसी साहब ने कहा था जीएम साहब को, जीएम साहब के कहने से हमें बुलाया गया। आरटीओ पलवल आरटीए था, उनके द्वारा जो है कि हमारी लिस्ट तैयार की गई, हमारे लाइसेंस चेक किए गए, 10-10 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया हमसे, हमारे ड्राइवरी टेस्ट जैसे कि जैसे रेगुलर भर्ती होती है, परमानेंट जो भर्ती होती है, उसी हिसाब से हमारे ड्राइवरी टेस्ट लिए गए, कंडक्टरी का लाइसेंस देखा गया। मतलब कुल मिला के यह हर एक जो सरकार की जो अपनी प्रक्रिया थी, हम हर एक वो हमने 10वीं की मार्कशीट है, मतलब हर एक उसमें हमने जो अपना पूरा वो दिया, योगदान दिया। और उसके बाद में हमें एडजस्ट कर दिया, आश्वासन दिया कि भाई 1993 में हड़ताल हुई थी, उस हड़ताल के दौरान एक एक घंटे के लिए जो चालक परिचालक ड्राइवर और कंडक्टर जो भर्ती किए गए थे, एक एक घंटे के लिए, आज वो रिटायर होने लग रहे हैं। तो हमें आश्वासन दिया था जीएम साहब ने कि भाई आप लोग भी आओ, आपको पार्ट 2 में डीसी रेट में जो है रखा जाएगा, और आप जो बढ़िया काम करोगे, अच्छा काम करोगे, सरकार को जो है कि कमा के दोगे, पैसे कमा के दोगे। और हमने ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल नेक नियत से काम किया, बढ़िया पैसे भी कमा के दिए। अब हमें क्या पता, बीच में उस हड़ताल के दौरान पता नहीं कितने तो कर्मचारी ऐसे थे जो पैसे खा जाते थे। बीच में स्ट्राइक चली हुई थी, हमारे जैसे पता नहीं कितने बुलाए थे, हम पैसे कमा कमा के देते थे लोगों को, हमने उनके घर तक पहुंचाया, भाई रोडवेज की बसों को चलाया। तो उसमें तकरीबन 1500 ड्राइवर और कंडक्टर लगे थे, और जो बाकी थे
वो कोई पुलिस वाला था, कोई होमगार्ड था। जिस टाइम पे हम गए, खैर पुलिस वालों को तो हटा दिया गया था, लेकिन कंडक्टरी में ज़्यादातर होमगार्ड रहे थे। और आज उसी की बदौलत, जैसे कि 18 दिन तक वो हड़ताल चली थी, हमने गालियां खाई, हमारे ऊपर चूड़ियां फेंकी गई। जो सरकारी जो कर्मचारी थे उनके द्वारा हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमारी मार पिटाई हुई, लेकिन हमने फिर भी बिल्कुल अपना मन नहीं बदला। हमने कहा भाई चलो सरकार भी परेशान है, ऐसा है जी बेरोजगारी का आज इतना वो बुरा हाल है। अगर आज हम ये सोचते हैं कि आज 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम उन बसों के ऊपर नहीं जाते तो हमारी जगह कोई और जाता। प्रदेश के अंदर आज बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। और मैं उन कर्मचारियों से भी कहना चाहूँगा, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, कि भाई पहले भी जो एडजस्ट किए गए थे सन 1993 में, उन्हें भी मतलब उनका योगदान मिला था, उनका साथ मिला था सरकारी कर्मचारियों का। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे उन कर्मचारी साथियों से, ऐसा है अब रोडवेज का परिवार जो है बढ़ चुका है, और हमारा साथ दें और हमें भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाएं। दलवीर जी, आप क्या थे रोडवेज में उस समय, इसके बारे में जनता को बताएं। ऐसा है सुदेश जी, मैं ड्राइवर के पद पे नियुक्त किया गया था, और दिन में नहीं रात को मेरा टेस्ट लिया गया था नूह मेवात डिपो के अंदर। मैंने रात को अपना मतलब डग पे गाड़ी चढ़ाई थी, और मतलब एस बना हुआ था, मैंने मतलब अपना टेस्ट क्लियर किया था। और जैसे ही मैंने टेस्ट क्लियर किया अपना ड्राइवरी टेस्ट, उससे अगले दिन मुझे ड्यूटी पर चढ़ा दिया था। मैं ड्राइवर के पद पे नियुक्त किया गया था जी। तो अब आपकी समस्या क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो अपनी तरफ से? सुदेश जी, मेरी समस्या है जी बेरोजगारी। इस सरकार ने, देखो पहले भी सरकारें थी, पहले भी क्या नाम है, कांग्रेस सरकार थी, INLD इनेलो सरकार थी, लेकिन पहले भी हड़तालें हुई हैं, पहले भी स्ट्राइक हुई है, लेकिन ये पहली सरकार है बीजेपी सरकार, पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को बेरोजगार किया था, मतलब बेरोजगार किया है हमें। क्योंकि हम वहाँ भी जाने के नहीं रहे, जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टरों में जहाँ काम करते थे वहाँ से भी निकाल दिया हमें। और भाई साहब 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से मैं अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा हूँ। मैं एक तरफ तो ये बीजेपी सरकार कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। सीएम साहब बड़ी बड़ी लाइनों में लिखवा देते हैं, अखबार के अंदर लिखवा देते हैं कि भाई सरकार की मंशा किसी को बेरोजगार करने की नहीं है। अरे हमें बेरोजगार कर दिया, आज बताओ हम कहाँ जाएं। बिल्कुल आज हम इतर बितर हुए पड़े, हमारा जीवन बिल्कुल नरक बन चुका है। हम कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे? या तो सरकार ये नारे देने बंद कर दे कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अरे हमें बेरोजगार करके छोड़ दिया। और हमारी तो जी यही मांग है कि जैसे कि सीएम साहब ने वादे किए थे, जैसे हमें रखा गया था डीसी रेट में पार्ट 2 में, हमें सरकार उसी हिसाब से रख ले। हम परमानेंट नौकरी नहीं मांग रहे कि भाई हमें सरकारी नौकरी दो, नहीं भाई, हमें बिल्कुल पार्ट 2 के तहत हमें सरकार रख ले। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर क्या आपने सरकार को कोई ज्ञापन दिया इस विषय के ऊपर? ऐसा है जी, ज्ञापन दिया था, ज्ञापन भी दिए थे। हम कर्मचारियों जो अपने IAS अधिकारी होते हैं, हम अधिकारियों से भी मिले थे। जैसे कि ज्ञापन दिया था हमने पिछले वर्ष, मतलब पिछली योजना में कृष्ण लाल पंवार जी थे परिवहन मंत्री जी, उनसे भी मुलाकात करी हमने। OP धनखड़ साहब हैं आज जो प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए हैं ना, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो पिछली योजना में कृषि मंत्री थे, उनसे भी हमने मुलाकात की। मतलब ये कि तकरीबन सभी जितने भी बीजेपी के धुरंधर जो मंत्री थे, जो कैबिनेट के जो मंत्री थे, कैप्टन, चाहे को कैप्टन अभिमन्यु हैं, या चाहे कोई परिवहन मंत्री है, या कोई बिजली मंत्री है, या कोई, हमने एक भी नहीं छोड़ा जी। हमने हर एक को ज्ञापन दिया था, और यहाँ तक कि हमारे पास अखबार की कटिंग भी रखी हुई है। कृष्णलाल पंवार जी ने ये कहा था कि भाई आने वाले टाइम में रोडवेज के बेड़े में जो बसें आएंगी, कंडक्टरों को उसमें मौका दिया जाएगा।
परिचालकों को उसमें मौका दिया जाएगा। और आज तक अब देख लो वो कृष्णलाल पवार जी हार चुके हैं। ऐसा है जी, देखो झूठ तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता, भगवान बैठा हुआ है, हर एक चीज़ का भगवान न्याय करता है। जिसने भी हमसे वादा किया, वादा खिलाफी की, वही बीजेपी सरकार के अंदर हारा है। जैसे कि सुभाष बराला जी हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, जनता ने उन्हें हराया, उनके पास भी गए थे हम, सुभाष बराला जी के पास। और जैसे कि हमारे रामविलास शर्मा जी हैं, रामविलास शर्मा जी ने तो यहाँ तक बोला था, हमें सेक्रेटरी चंडीगढ़ में जाके हमने वार्ता की थी रामविलास शर्मा जी से। उन्होंने कहा था कि भाई आपको ठीक है रखा जाएगा कि भाई आप हनुमान जी की मूर्ति, दादा जैसे पंडित जी हमारे, वो पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई दादा परशुराम की जो है कि मूर्ति लगाओ बसों में और हनुमान जी की जो तस्वीर रखो। आप लोगों का काम हो चुका है, काम बन चुका है कि जल्द ही आप लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, समायोजित कर दिया जाएगा। अब देख लो वो चुनाव, वो प्लान भी निकल चुका है। उपचुनाव हुआ था, जींद का उपचुनाव, जींद का उपचुनाव हुआ था। जींद के उपचुनाव में भी हमने साथ दिया था इस सरकार का, सरकार के नुमाइंदों ने। और जैसे कि जो भी प्रतिनिधि था सरकार का, जो भी नुमाइंदे थे, उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये उपचुनाव हो जाने दो जींद का। जींद का उपचुनाव भी हो गया, वो जींद का उपचुनाव भी हमने जितवाया। और वहाँ से श्री कृष्ण मिड्ढा जी थे, श्री कृष्ण मिड्ढा जी थे, श्री कृष्ण मिड्ढा जी को हमने जितवाया वहाँ पे, जोर लगा के, दम लगा के। वहाँ भी वो हमने जितवा दिया, लेकिन सरकार वहाँ भी नाकाम रही, वहाँ भी हमें मतलब वादा खिलाफी किया सरकार ने हमारे साथ। लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। ज्ञापन तो पता नहीं हम कितने दे चुके हैं, और जो भी अधिकारी है, जो भी सरकार का जो भी अधिकारी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे ACS हो, या फिर कोई मतलब ये है कि रोडवेज का DG हो, सब ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है, सिर्फ धोखा देने का काम किया है। जब मंत्री धोखा दे रहे हैं तो अधिकारी भी तो उन्हीं के हैं। जो भी अधिकारी बैठा हुआ है वो ही सरकार का नुमाइंदा है। चाहे उसमें खुल्लर साहब हो, पहले उसमें खैर शायद मेरे ख्याल में खुल्लर साहब अब तो किसी बैंक के वो बड़े, बहुत बड़े वो बना दिए गए हैं हिंदुस्तान के। पहले चीफ सेक्रेटरी थे राजेश खुल्लर जी। राजेश खुल्लर जी से हम मिलने के लिए जाते थे तो राजेश खुल्लर जी हमें कहते थे कि भाई आप लोगों की फाइल तैयार कर दी गई है और CM साहब के साइन होने बाकी हैं, भाई वर्दी सिलवा लो, आप लोगों का काम हो गया है, बहुत जल्द ही आपको उसमें बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा, आपको समायोजित किया जाएगा। 720 बसें जो है किलोमीटर स्कीम की आने वाली हैं और कंडक्टरों को उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपसे वादे किए गए सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, सरकार हम किस लिए चुनते हैं? सरकार हम इसीलिए चुनते हैं कि वो जनता का मार्गदर्शक कर पाए और जनता में सामंजस्य मिला पाए। लेकिन ऐसी सरकार ही क्या जो जनता में सामंजस्य ना मिला पाए और अपने लोगों को समान अधिकार ना दे पाए। तो हम यहाँ पे गुजारिश यही करना चाहते हैं कि सरकार ऐसी चुनो जो आप लोगों में सामंजस्य बना पाए, जो आप लोगों को बराबरी का दर्जा दे पाए। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ दलवीर जी, प्रशंसा पत्र के बारे में आपका क्या कहना? वो भी मिला था आपको शायद? ऐसा है भाई साहब, प्रशंसा पत्र दिया गया था। हमने धरना प्रदर्शन, जैसे ही हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया सरकार के द्वारा, नहीं कोई नोटिस दिया, नहीं कोई पैसे दिए। जैसे ही हमने हमारा संगठन बना, हमने जिस दिन से हमें निकाल दिया था, हमने सिर्फ एक चीज़ ठानी थी, हमने अगर नौकरी करनी है तो रोडवेज के अंदर करनी है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, जो भी मतलब करेंगे। हमें नौकरी बीजेपी सरकार ने दी है और बीजेपी सरकार ने ही हमें बेरोजगार किया है। और जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रशंसा पत्र की बात बता दूं मैं, सन 1993 में जो हड़ताल हुई थी उन लोगों को भी प्रशंसा पत्र के द्वारा ही समायोजित किया गया था इस हरियाणा रोडवेज के अंदर। उसी हिसाब से हमारी सीनियरिटी की लिस्ट बनवाई कि भाई आप लोगों की सीनियरिटी की लिस्ट बनवा दी गई है। हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ था, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, सरकार ने हमारे ऊपर लाठी, मतलब हर तरीका का हथकंडा अपनाया था सरकार ने हमारे साथ, बीजेपी सरकार ने। लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाई सरकार। फिर लास्ट में आके CM साहब ने हमारी सीनियरिटी की लिस्ट तैयार करवाई, हमें प्रशंसा पत्र दिए गए। और उसके बाद में कि भाई ठीक है, समय आने पर जैसे ही रोडवेज के बेड़े में बसें आएंगी हम आपको समायोजित कर देंगे। जो DG साहब थे हमारे, वीरेंद्र दहिया जी, अखबारों में आज भी उनका बयान है। हमारे जो प्रतिमंडल के हमारे जो
चार पांच हमारे जो साथी थे उन्होंने वार्ता की थी, जैसे धरना प्रदर्शन चला हुआ था तो हमारे प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए गए थे। तो वीरेंद्र दहिया जी ने ये कहा था कि भाई एक लड़की थी हमारी बहन जी, वो पहली कंडक्टर महिला थी, पहली कंडक्टर महिला थी वो शर्मिला रेवाड़ी से, और ऊपर से हैंडीकैप्ड। आज बेचारी वो भी बेरोजगार बैठी हुई है, हैंडीकैप्ड है। पता नहीं वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रही होगी। जब हम पे मुसीबत आ रही है तो बेचारी उस पे भी मुसीबत आ रही होगी। बताओ, उस हैंडीकैप्ड महिला को भी नहीं बख्शा इस सरकार ने। कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? वो नारा कहाँ है? डीजी साहब ने कहा था कि वहीं प्रशंसा पत्र दे दिया था, और बहन जी आपको जो है कि जैसे ही जगह होगी हम आपको एडजस्ट करेंगे, और आज भी वो बेचारी बैठी हुई है। तो दलवीर जी, आपने धरना प्रदर्शन किया कहीं पे और कहाँ किए हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ऐसा है जी, धरना प्रदर्शन किया हमने सबसे शुरू में तो पंचकुला के अंदर किया, और आज हमारा हाई कोर्ट के अंदर भी जो है केस डला हुआ है। हम हाई कोर्ट केस से भी लड़ाई लड़ेंगे, और धरना प्रदर्शन किया था हमने पंचकुला के अंदर। हमें वहाँ आश्वासन दे दिया गया था कि भाई ठीक है आप लोगों को रख लेंगे। उसके बाद में वो भी वहाँ भी वादा झूठा निकला इनका। उसके बाद में मेयर चुनाव थे, 2019 में थे मेयर चुनाव। 3 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं भाई साहब। हमें पता है कितना लंबा समय हो चुका है। आप देखो कितनी महंगाई है, कितना क्या है कि ये कोरोना चला हुआ है, कोरोना काल चला हुआ है। या तो हमें ये कोरोना मार डालेगा, या फिर हमें हमारी भूख मार डालेगी, बेरोजगारी मार डालेगी, और इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार होगी, बीजेपी सरकार। उसके बाद में हमने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन। हमने आमरण अनशन शुरू किया करनाल के अंदर। तो करनाल के अंदर जो है वहाँ पे जो जिला अध्यक्ष थे जगमोहन जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों की बात कर ली गई है सीएम साहब से, और आपका लोगों का जल्द ही काम कर दिया जाएगा। मेयर के चुनाव होने दो और हमें जीतने दो, आप लोगों का काम कर दिया जाएगा। और वो भी वीडियो है मेरे पास, आज भी वो वीडियो है मेरे पास करनाल की, जिस टाइम पे सीएम साहब वहाँ धर्मशाला है मेरे ख्याल में, अपने ये पंजाबी धर्मशाला है, वहाँ पे प्रोग्राम था सीएम साहब का, हम उसमें शामिल हुए थे, और हमने वहाँ भी सपोर्ट किया बीजेपी को। लेकिन अब नहीं करेंगे हम बीजेपी को सपोर्ट, क्योंकि ये इनके पास क्या है कि झूठ का पिटारा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। इनके पास क्या है, नहीं तो कोई रोजगार का मुद्दा भाई साहब, नहीं तो कोई रोजगार का मुद्दा, नहीं कोई विकास का मुद्दा। सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या है, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, बस ये मुद्दे हैं सरकार के पास। अरे ये नहीं देखते कि हमने बुरे समय में साथ दिया था सरकार का, तो सरकार हमें रोजगार क्यों नहीं देती? ये पहली सरकार है जिस सरकार ने आज चाहे वो पीटीआई टीचर हों, हुड्डा साहब के लगाए हुए पीटीआई टीचर थे, आज 1983 पीटीआई टीचर हटाने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है। और हम चालक परिचालक ड्राइवर कंडक्टरों को बेरोजगार किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। और चाहे वो मतलब ऐसे पता नहीं कितने महकमे हैं, और कोई ड्राइंग टीचर है, कोई पता नहीं क्या है, मतलब इतने बेरोजगार कर दिया। और जबकि ढिंडोरा पीटते हैं सीएम साहब की भाई किसी को, हमारी सरकार की मंशा ये नहीं है किसी को बेरोजगार किया जाए। तो खट्टर साहब का क्या कहना है इस विषय में दलवीर जी? ऐसा है जी, खट्टर साहब का क्या कहना है, खट्टर साहब तो अपने बयान बदल देते हैं। खट्टर साहब ने ये कहा था कि भाई विधानसभा के अंदर एक मंदिर होता है, जो राजनेता होता है, चाहे वो सरपंच हो या मेंबर हो या विधायक हो या सीएम हो या एमपी हो या प्रधानमंत्री हो, वो सभी जैसे पद होता है उसी हिसाब से, उसी लेवल से उन्हें काम मिलता है, और भाई मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। जैसे कि विधानसभा है, विधानसभा एक मंदिर है जहाँ पे सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है। विपक्ष मुद्दा उठाता है और उसका जवाब देना पड़ता है जिसकी सरकार होती है। हमारा मुद्दा उठाया था श्री करण सिंह दलाल जी ने, मेरे पास वो भी वीडियो है। श्री करण सिंह दलाल जी ने हमारा मुद्दा उठाया था, और एक हमारे जो है कि कैथल से विधायक थे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी हमारा मुद्दा उठाया था विधानसभा के अंदर, और सीएम साहब ने माना था कि भाई हाँ कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है। हमने उन लोगों की सीनियरिटी की लिस्ट बनवा दी है।
जैसे जैसे बसों का बेड़ा बढ़ेगा वैसे वैसे हम उन्हें समायोजित कर देंगे। आज देख लो 3 साल हो चुके हैं, वो 720 बसें भी आ चुकी हैं। सीएम साहब ने कहा था कि भाई 720 बसें किलोमीटर स्कीम वाली आएंगी, और जैसे ही और हम अपने बेड़े में, मतलब सरकार के बेड़े में भी बसें मंगाएंगे। किलोमीटर स्कीम वाली में तो कंडक्टर वहाँ काम आएंगे, कंडक्टरों को वहाँ लगा दिया जाएगा। जैसे जैसे जगह बनती जाएंगी वैसे वैसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। भाई साहब, मैं सुदेश जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार सरप्लस स्टाफ दिखा रही है। बिल्कुल सरप्लस स्टाफ नहीं है, बिल्कुल जुमलेबाजी है, झूठ है। सरकार इस महकमे को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है। इसको जो ये रोडवेज का महकमा है इसको बिल्कुल कंडम करना चाह रही है। अब एक बात बताओ, ये महामारी चली हुई है, कोरोना महामारी चली हुई है, इसके चलते सारी बसें खड़ी हो गई। अब रोडवेज की बसों को चलवाना चाहिए या किलोमीटर स्कीम की बसों को चलवाना चाहिए? अब सरकार किलोमीटर स्कीम की बसें चलवा रही है, रोडवेज की बसें खड़ी रह जाती हैं। जो कंडक्टर हैं वो कंडक्टर किलोमीटर स्कीम पे चले जाते हैं, रोडवेज की बसें वो खड़ी रह जाती हैं। अब आप ये अंदाजा लगाओ, आज भी इस बेड़े के अंदर आज भी जगह खाली पड़ी हुई है, हजारों जगह खाली पड़ी हुई हैं कि किलोमीटर स्कीम वाली पे कंडक्टर चले जाते हैं, जो रोडवेज की बसें वो खड़ी रह जाती हैं। ये तो ऑटोमेटिक ही फिर घाटे में जाएगा। अरे ठीक है, किलोमीटर स्कीम वाली बसें, हम ये कह रहे हैं परमानेंट नौकरी मत निकालो। 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रही है सरकार। क्यों दे रही है? क्यों इसे किलोमीटर स्कीम में दे रही है? अरे हमारे जैसे जो बेरोजगार कर दिए सरकार ने, हमारे जैसे जो कर्मचारी हैं, हमारे जैसे जो साथी हैं, उन्हें मौका दे सरकार। आज किलोमीटर स्कीम, भाई साहब, तीसरे दिन 10-10 हज़ार रुपये में, 12-12 हज़ार रुपये में वो ड्राइवर रख रखे हैं सरकार ने। इसने जो प्राइवेट जो डीलर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो सरकार के जो अपने जो आदमी हैं, जिन्हें जो पूंजीवादी जो लोग हैं, जो ठेके में जिन्हें बस दे रखी है, भाई साहब तीसरे दिन एक्सीडेंट करती है और नाम बदनाम हो रहा है रोडवेज का। जबकि रोडवेज महकमा एक ऐसा महकमा है हरियाणा का कि इसे विदेशों में भी हरियाणा का जहाज कहा जाता है। हरियाणा रोडवेज को विदेशों में भी जहाज कहा जाता है, हरियाणा का जहाज। इस महकमे को ख़त्म करना चाह रही है ये सरकार, बीजेपी सरकार, लेकिन ये अपने उसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरा यही कहना है कि जैसे कि भाई सीएम साहब ने कहा था, भाई 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में रोज़ तीसरे दिन एक्सीडेंट करती है किलोमीटर स्कीम वाली। मैं वो भी फ़ोटो दूंगा मैं आपको। रोज़ तीसरे दिन किसी ट्रक में मार देते हैं, किसी स्कूल की बस के में मार देते हैं। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं तो सरकार कम से कम उन पैसेंजरों के बारे में तो सोचे जो उनमें सफ़र करते हैं, जो रोडवेज के अंदर बैठते हैं, जो सफ़र करते हैं, टाइम से अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं, चाहे वो पुलिस का कोई कर्मचारी हो या किसी भी सरकारी महकमे वाला हो, वो ज़्यादातर रोडवेज में बैठना पसंद करता है क्योंकि टाइम से पहुंचाती है हरियाणा रोडवेज। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या दलवीर जी, आपने जगदीश नायर जी को भी कोई ज्ञापन दिया था? हाँ जी भाई साहब, जगदीश नायर जी को भी ज्ञापन दिया था। ऐसा है, हम पिछले साल ये चुनाव से पहले हम वहाँ गए थे डीसी ऑफिस में, तो वहाँ हमारी मुलाकात जगदीश नायर जी से हुई थी। तो जगदीश नायर जी ने कहा था कि भाई देखो, अगर मैं विधायक बन गया या फिर हमारी सरकार बनी तो आप लोगों को ये ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं छोड़ेंगे हम। और आज वो विधायक भी बन चुके हैं, उनकी सरकार भी दोबारा बन चुकी है बीजेपी की, उन्हें भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। 3 साल हो चुके हैं भाई साहब, 1 साल 1.5 साल हो चुकी है बने, आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, कुछ भी नहीं। ये तो खाली इन्हें तो बना दो और सीट दे दो, बस काम करना नहीं चाहते ये लोग। हमने देखा बड़ौदा उपचुनाव में भी आपने विरोध प्रदर्शन किया था, शायद वो क्या मैटर था वहाँ पे? हाँ जी, बड़ौदा उपचुनाव में हमने विरोध किया था, पूरे जोर तरीके से विरोध किया था। और हमारी ही मेहनत का नतीजा है जो वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट हारा और वहाँ से इंदुराज नरवाल जी भालू वो वहाँ से कैंडिडेट जीते, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, ओड्डा जी के उससे थे। और वहाँ से बेचारा योगेश्वर दत्त में कमी नहीं थी, पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है भाई, वो गोल्ड मेडल जीत के लाया है देश के लिए, वो बहुत बड़ी वो थी। लेकिन वो भाई हमारा योगेश्वर दत्त भाई पार्टी गलत चुन ली उन्होंने। योगेश्वर दत्त की हार नहीं हुई,
ये बीजेपी सरकार की हार हुई है। वहाँ पे हमने पूरे जोर तरीके से हमने विरोध किया था। वहाँ पे हमारी वार्ता हुई ओम प्रकाश धनखड़ जी से 2 मिनट के टाइम में कि मैं आपकी बात करूंगा मूलचंद शर्मा जी से, और बाकी वहाँ जाके बात कर लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। वहाँ भी झूठ बोला। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, शोभा नहीं देता भाई साहब, झूठ बोलना शोभा नहीं देता। इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। अरे या तो क्लियर मना कर दो भाई तुम्हारा काम नहीं करना। जब तक हमारा काम नहीं होगा हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी। बिल्कुल हम बीजेपी सरकार को हरियाणा से बिल्कुल उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी फिर इस विषय के ऊपर? भाई साहब आगे की प्लानिंग यही है, जब तक हम थाली बैठे रहेंगे, बेरोजगार बैठे रहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करेंगे। सिर्फ हरियाणा में नहीं, अब हम देश के अंदर भी सिर्फ एक नारा देंगे, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। आने वाले टाइम में उपचुनाव होने वाले हैं। एलनाबाद का उपचुनाव होगा, निकाय चुनाव होगा, सरपंची के चुनाव होंगे। भाई साहब मैं कहता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक, बिल्कुल एक छोटा सा नागरिक हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज बीजेपी सरकार की वो हालत हो चुकी है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं ना इनके सामने चुनाव में, तो मैं ही हरा दूंगा। चाहे कितना ही बड़ा नेता है, कितना ही बड़ा लीडर है, कितना ही बड़ा वो है, मैं खुद हरा दूंगा। मैं स्वयं मैं हरा सकता हूं इन्हें। अगर ये काम नहीं करेंगे ना, इनकी दशा ऐसी होगी भाई साहब आने वाले टाइम में, बिल्कुल ये जिला पार्षद भी नहीं बनाएगा कोई ने। विधायक की तो बहुत दूर की बात है, जिला पार्षद और क्या नाम है वो समिति वो होता है ना, मेंबर होता है जो, इन्हें जिला पार्षद भी नहीं बनाएगा कोई आने वाले टाइम में। तो दलवीर जी आप खट्टर साहब से कुछ कहना चाहते हो? फिलहाल उनसे कोई गुजारिश करना चाहते हो? खट्टर साहब से मैं यही कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, खट्टर साहब मान लो, काम करना शुरू कर दो हरियाणा के अंदर। जो है कि बचे हुए दिन हैं, आप जैसे कि हमें रोज़गार दो। हम बिल्कुल आज मोहताज हो गए हैं, बिल्कुल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि हमें रोज़गार देने का काम करे सरकार, ताकि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सकें। यही गुजारिश है जी मेरी खट्टर साहब से। क्या कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो काम नहीं होने देना चाहते हैं? क्या ऐसे जी? हाँ जी, देखो जी, मेरे को तो लगता है कि अधिकारी भी सरकार के साथ मिले हुए हैं। जैसे कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे राजेश खुल्लर जी, उन्होंने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए थे। जैसे हमारे डीजी साहब हैं वीरेंद्र दैया जी, अगर दैया साहब ठीक है भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, IAS अफसर हो, आप तो बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, हम तो आपके सामने एक चींटी की बराबर हैं। लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो मजबूरी है, हमारी जो परेशानी है, उसको समझे, आप भी समझें और सरकार के भी दिमाग में बिठाएं कि भाई वे बेरोजगार हैं, वे दुखी हैं। हम प्राइवेट से ही, हम बिल्कुल ये कि आउटसोर्सिंग 2 के तहत, हम DC रेट के तहत ही हम अपने बच्चों का जो है पालन पोषण कर लेंगे। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी अधिकारियों से। दलवीर डागर जी, क्या फिलहाल के परिवहन मंत्री जो मूलचंद शर्मा जी हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कोई एक्शन लिया? बातचीत हुई थी जी, जिस टाइम पे मूलचंद शर्मा जी जीते थे, हमने वहाँ जीतने के बाद में उन्हें बधाई दी और हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं हूँ परिवहन मंत्री, जो है मुझे जैसे जीतने के बाद में इनको मंत्री पद दिया गया था, परिवहन मंत्री बनाए गए थे ये। उस टाइम पे हमने बधाई दी और अपनी जो है कि हमारी जो कंडीशन थी, जो हमारी जो परेशानी थी, हमने मूलचंद शर्मा जी को भी बताया। मूलचंद शर्मा जी ने एक ही बात कही थी कि भाई मैं कृष्णलाल पवार नहीं हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोगों को जो है कि रोडवेज में समायोजित किया जाएगा। उसके बाद में भाई साहब फिर पता नहीं 3 दफ़ा हम ज्ञापन दे चुके हैं और अपने दिल का हाल बता चुके हैं कि हम बहुत ही दुखी हैं। परिवहन मंत्री जी, मूलचंद शर्मा जी, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कृपया करके हमारा काम कराएं। सही बात, बहुत अच्छी बात। डिप्टी CM दुष्यंत जी से कोई बात हुई आपकी? क्योंकि वो भी बहुत वादे करते हैं। वादे किए थे, चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मैं और वादों के तो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि थे, हमारे जो साथी थे,
उन्होंने सीएम साहब से वार्ता की और अपने जो है कि अपने मैटर के बारे में बताया, अपनी परेशानी बताई। तो सिर्फ एक ही चीज़ कही थी डिप्टी सीएम साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, कि भाई ऐसा है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले आप लोगों को आपका रोजगार देने का काम करेगी सरकार। अब देख लो जी, अब सरकार भी बन चुकी है, कई साल हो चुके हैं। अब सरकार में जो है डिप्टी सीएम इतना बड़ा पद है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं है। और दोबारा अब जिस टाइम हम मिले थे जाके, उन्होंने बोल दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करना है सीएम साहब को करना है। अब आप ही देख लो भाई साहब, हमारा मैटर तो ये छोटा सा है, इतना सा। सीएम साहब ने जो वादे किए थे भाई 75% आरक्षण है। अरे हमें अगर 75% आरक्षण अगर मिल जाता तो आज हम प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी करते। हम नौकरी मांगने के लिए जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो ये कह देते हैं भाई कोई 75% आरक्षण नहीं है, जाओ अपने घर बैठो, कोई जगह खाली नहीं है। चाहे वो पेंशन का काम हो कि भाई 5100 रुपये पेंशन, 200 रुपये तो वो पहले ही बढ़ा रही थी सरकार, मोदी जी के द्वारा, खट्टर साहब के द्वारा 200 रुपये, अब 50 रुपये बढ़ाए हैं। बल डिप्टी सीएम के कहने से 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। और चाहे वो किसान का कर्जा माफ़ करने वाली बात हो, नहीं किसान का कर्जा माफ़ हुआ। तो भाई साहब हमारा तो इतना सा मैटर है, इतने बड़े बड़े वादे किए थे डिप्टी सीएम साहब ने। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से भी यही कहना चाहता हूँ, या तो डिप्टी सीएम साहब या तो आप भी काम करना शुरू कर दें। हमारा एक छोटा सा काम है, हम बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में हमारी मदद करें, नहीं तो आने वाले टाइम में कोई पार्षद भी नहीं बनाएगा आपको। हम लोग मेहनत करते हैं, वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं और गांव-गांव जाके मेहनत करते हैं, तब जाके आप मंत्री बनते हो, और हमारा ही काम नहीं किया जा रहा डिप्टी सीएम साहब। तो दोस्तों, यह प्रोग्राम था आज आपके समक्ष, जो हमने बात की दलवीर डागर जी से। इन्होंने जो हरियाणा रोडवेज के अंदर जो कर्मचारी थे उनके ऊपर चर्चा की, जिनको निकाला गया था और अभी तक वापस नहीं लिया गया है। यहाँ पे चर्चा हुई कि कर्मचारी कितना मतलब पक्षपात करते हैं, बात कहते कुछ हैं और काम कुछ करते नहीं हैं। इस विषय के ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा की और हम भी उम्मीद करते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से कि इन कर्मचारियों को वापस लिया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बुरी चीज़ होती है और बेरोज़गारी से जो गुजर लेता है उसी को पता होता है बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है। तो इन कर्मचारियों को वापस लिया जाए। और दलवीर डागर जी ने अच्छी तरह से, अच्छे लहजे में आप लोगों को बताया, सरकार से शिकायत की, सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसी में समाज की भलाई है। तो यह था आज का प्रोग्राम और मैं उम्मीद करूंगा आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। और दलवीर जी, अंत में आप जनता से क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? जनता से तो जी मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं अपने साथियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई तैयार हो जाओ, एक एक साथी मेरा तैयार हो जाओ। ये वही वाली बात है भाई, हमारे नारे बने हुए हैं सुदेश जी, अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और रोजी रोटी के हत्यारों, मार सको तो गोली मारो, और निकलो बाहर मकानों से, और जंग लड़ो बेईमानों से। तो जी वो बात है भाई, अब तैयार हो जाओ दोस्तों, समय आ चुका है। जैसे ही उपचुनाव की डेट रखी जाएगी, बिल्कुल पूरे जोर तरीके से जो है विरोध किया जाएगा। ऐलनाबाद हल्के में मेरा एक एक साथी ऐलनाबाद उपचुनाव में पहुंचेगा और बिल्कुल इस सरकार को बिल्कुल हराने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पता है सुदेश जी, मेरे कितना दर्द है। मेरे बच्चों की 3 साल से रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, उस स्कूल का नाम बता सकता हूँ जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल में मेरी फीस नहीं भरी जा रही मेरे बच्चों की, और आज फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, भाई साहब क्या कर रहे हो। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि सरकार का शिकार बन चुके हम। सर जी, हम सरकार बन चुके। जैसे ही हमें रोज़गार मिलेगा, हम आपकी एक एक पाई उतार देंगे। तो दोस्तों, यह था प्रोग्राम और हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी अनेक मुद्दे पर, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राम राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरभ। मैंने आपके होटल में एक दुकान खोली है कपड़ों की, जिसका नाम है सौरभ फैशन पॉइंट। पता है बस स्टैंड राज प्लाईवुड वाली गली में। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार विजिट ज़रूर करें।